लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ डिजीज कंट्रोल और लेवल ऑफ प्रिवेंशन। डिजीज कंट्रोल में हमने 3 टर्म देखे थे। डिजीज कंट्रोल था डिजीज एलिमिनेशन और इरेडिकेशन। कंट्रोल में क्या था, डिजीज एजेंट के ट्रांसमिशन को इस हद तक कंट्रोल कर देना था कि वो एक मेजर पब्लिक प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। ये था हमारा डिजीज कंट्रोल। उसका मकसद था, आप लोगों ने कल भी पढ़ा होगा, इंसिडेंस ऑफ द डिजीज को कम करना था, उसके ड्यूरेशन को कम करना था, उस डिजीज के इफेक्ट को कम करना था, और उस डिजीज से जो फाइनेंशियल बर्डन होता है कम्युनिटी पे उसको हमें कम करना था। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी डिजीज एलिमिनेशन। डिजीज एलिमिनेशन के बारे में मैंने बताया था कि ये एक फिक्स एक डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया होगा, वहां से पूरी तरीके से उसके ट्रांसमिशन को खत्म कर देना, वो था डिजीज एलिमिनेशन। डिजीज एलिमिनेशन या तो रीजनल लेवल पे होगा या नेशनल लेवल पे होगा, ये भी हमने बात की थी। लेकिन दूसरी चीज ये थी कि रीजनल लेवल पे तो हमने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन जो उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म था वो खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी आसपास सराउंडिंग में कहीं ना कहीं मौजूद है। तो खतरा इसमें अभी भी बरकरार है कि इन नियर फ्यूचर हो सकता है कि वो डिजीज फिर से हो सके। ये डिजीज एलिमिनेशन, उसमें हमने पढ़ा था इंडिया से अब तक 3 डिजीजेस एलिमिनेट हो चुकी हैं। लेप्रोसी 2005 में, गिनिया वार्म 2000 में और याज 2006 में। उसके बाद तीसरा टर्म था डिजीज इरेडिकेशन। ये पूरे वर्ल्ड के लिए यानी अर्थ के लिए ये था। डिजीज इरेडिकेशन जो था ये पूरे अर्थ पे लागू होता है। जब कोई डिजीज पूरी दुनिया पे खत्म हो जाएगी तब हम कहेंगे नाउ इट हैज बीन इरेडिकेटेड। जिसका टीयरिंग आउट बाई रूट्स यानी जड़ से उखाड़ फेंकना। इसमें अब तक हमने देखा कि एक ही डिजीज है स्मॉल पॉक्स जो अब तक इरेडिकेट हुई है। 1980 में डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया कि स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुकी है पूरे वर्ल्ड से। अगली 3 डिजीजेज जो डब्ल्यूएचओ के टारगेट पे हैं इरेडिकेट होने के लिए वो है पोलियो, मीजल्स, गिनिया वार्म। ठीक, ये चीज हमने फिर फिगर के जरिए समझी थी। उसके बाद हम प्रिवेंशन पे आए थे। प्रिवेंशन की बीमारी से बचा कैसे जाए, इसमें 4 प्रिवेंशन थे, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमोर्डियल के बारे में मैंने बताया था कि ये बेसिकली एक रिफाइंड फॉर्म है, प्योर फॉर्म है किसका, प्राइमरी प्रिवेंशन का। कैसे, इसमें क्या करना था कि जो डिजीज का रिस्क फैक्टर है, जो डिजीज काज करेगा उसको ही नहीं पैदा होने देना है, उसको ही रोकना है कि वो डेवलप ही ना हो कम्युनिटी में, फैक्टर ही नहीं डेवलप होने देना है। और प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या था, जो पॉजिटिव फैक्टर्स थे वो हमारी सराउंडिंग में मौजूद हो चुके हैं। और यहाँ प्राइमोर्डियल में क्या है कि वो उन फैक्टर्स को जो बाद में मौजूद होते उनको अभी मौजूद होने से पहले ही हमें कोई एक्शन लेना है, प्रिवेंटिव मेजर लेना था जो अभी अपियर नहीं हुए। इसमें मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या था, इंडिविजुअल एजुकेशन या मास एजुकेशन। जब या तो हम एक सिंगल सिंगल पर्सन को लेके उसको एजुकेट करें कि कैसे बचना है डिजीज से, या फिर एक क्लासरूम या ग्रुप ऑफ पीपुल को लेके वहां से बताना शुरू कर दें, तो ये हो गया मास एजुकेशन। ये था मोड ऑफ इंटरवेंशन। हमने ये चीज देखी थी कि प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर है किसके लिए, क्रोनिक डिजीज, और उसमें भी उन क्रोनिक डिजीज में भी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जितनी भी, उनके लिए सबसे बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, जो हमने वेब ऑफ काजेशन से उसको समझा था। सेकंड हमने देखा था प्राइमरी प्रिवेंशन। इसमें क्या था कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी सराउंडिंग में मौजूद है, लेकिन अब हमें क्या करना है, उसको ससेप्टिबल होस्ट में, मैन क्या हुआ यहाँ पे होस्ट हुआ, उसके अंदर एंटर नहीं होने देना है। ऐसे मेजर करना है कि वो हमारे अंदर एंटर ना होने पाए। तो ये था प्राइमरी प्रिवेंशन। ये डिजीज के प्री पैथोजेनेसिस फेज में, जब हमने नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज पढ़ी थी तो उसमें हमने 2 फेज पढ़े थे, प्री पैथोजेनेसिस और पैथोजेनेसिस फेज। तो जो प्री पैथोजेनेसिस फेज था उसमें क्या था कि डिजीज एजेंट हमारी सराउंडिंग में मौजूद है लेकिन अभी एंटर नहीं हो पाया है बॉडी के अंदर। यहाँ पे प्रिवेंशन क्या हो रहा है कि डिजीज के ऑनसेट को रोकना है। तो यानी कि क्या हुआ कि जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो हमारी सराउंडिंग में मौजूद है, हमने उसे रोक दिया तो हमारे अंदर बीमारी अब नहीं हो पाएगी। ये था प्राइमरी प्रिवेंशन। इसमें मोड ऑफ इंटरवेंशन हमने बताया था हेल्थ प्रमोशन। अब ये हेल्थ प्रमोशन में अगर प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन की बात करें वहां पे हमने इंडिविजुअल एजुकेशन और मास एजुकेशन किया था। हेल्थ प्रमोशन में भी यही किया जाता है, लोगों को बताया जाता है, एजुकेट किया जाता है। उसके बहुत सारे तरीके हैं जिसके बारे में मैंने बताया था। तो बेसिकली जो हेल्थ एजुकेशन था वो हेल्थ प्रमोशन का ही पार्ट हुआ। तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन जो हुआ किसका पार्ट हो गया, प्राइमरी प्रिवेंशन का। दूसरा इसमें मोड ऑफ इंटरवेंशन था प्राइमरी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सॉरी, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हमने बताया था कैसे डिजीज को बचना है। हमने मच्छर का एग्जाम्पल दिया था, मॉस्किटो का। अपने रूम में अगर हमने ऑल आउट लगा दिया, मॉर्टिन जला दी, तो उससे क्या हुआ, मच्छर था तो लेकिन अब वो यहाँ से हट गया, हमें अब वो काट नहीं रहा तो डिजीज नहीं फैला रहा है। दूसरी चीज हमने बताई थी मॉस्किटो नेट की। नेट हमने लगा लिया, उसके अंदर है, ठीक है, हमारे सराउंडिंग में तमाम मच्छर फैले हुए हैं लेकिन वो हमें अब काट नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा मैंने वैक्सीन की बात की थी।
कि वैक्सीन, जितनी भी वैक्सीन हम लगाते हैं वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देती है एक स्पेसिफिक डिजीज से, ना कि एक वैक्सीन तमाम डिजीजेस से प्रोटेक्शन तो दे नहीं सकती। एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेसिफिक वैक्सीन बनी हुई है, तो ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में ये भी आएगा। इसके अलावा हम हेलमेट का यूज करते हैं, हेलमेट का यूज करते हैं, या कंट्रासेप्टिव मेजर्स जो लिए जाते हैं वो भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आते हैं। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन में ये था कि डिजीज, जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म था डिजीज का, वो हमारे अंदर एंटर हो चुका है, जब उसने एंट्री ले ली है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ ऐसा करना है कि वो इसी अर्ली स्टेज में ही उसको हम खत्म कर दें अपने अंदर से, वो अर्ली स्टेज से आगे ना जाने पाए, कोई कॉम्प्लिकेशन वो डेवलप ना करने पाए। इसके लिए हमने बताया था मोड ऑफ इंटरवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस थी और ट्रीटमेंट था। अर्ली डायग्नोसिस में हमने कैसे बताया, जितने भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, कल मैंने एक क्वेश्चन डाला था स्क्रीनिंग से रिलेटेड, बहुत सारे लोगों का गलत हो गया था। देखिए, किसी भी डिजीज की हम स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि डिजीज हो चुकी है, हम देख रहे हैं, हम उसको स्क्रीन कर रहे हैं उस डिजीज को निकालने के लिए। रूटीन में क्या करते हैं, अगर कोई भी पेशेंट हमारी क्लिनिक पे आता है तो कुछ नहीं तो लाओ उसका ब्लड प्रेशर जरूर ले लेते हैं, और अक्सर हमने देखा है कि पेशेंट को पता नहीं होता कि उसे बीपी है, लेकिन जब हमने उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया तो हमने पाया कि उसका ब्लड प्रेशर रेज है, हाई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसकी, अगर ज़्यादा हाई है तो हम उसको शुरू कर देंगे ट्रीटमेंट एंटी हाइपरटेंसिव से, तो ये स्क्रीनिंग कंपोनेंट में आ जाता है। तो पैप स्मीयर का मैंने एग्जांपल दिया था, पैप स्मीयर रूटीन में हम स्क्रीनिंग के लिए करते हैं, नॉर्मली इसके कैंप भी लगते हैं, जो गायनी डिपार्टमेंट वाले हैं वो लोग करते हैं। तो इसमें क्या है, सर्वाइकल कार्सिनोमा को रूल आउट करने के लिए। तो ये भी क्या था, जितने भी स्क्रीनिंग के प्रोग्राम्स होते हैं या स्क्रीनिंग होती है किसी डिजीज के लिए, वो अर्ली डायग्नोसिस के कंपोनेंट में आती है। मोड ऑफ इंटरवेंशन हुआ अर्ली डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट, जब डायग्नोसिस हो गई तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी तो करना है। तो ये दोनों जो इंटरवेंशन थे, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर थे। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उसमें ज्यादातर यूजुअली, देखिए यूजुअली लिखा, यूजुअली से रिलेटेड मैंने एक चीज बताई थी जब मैंने फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ाई थी, कि यूजुअली इंडिया के हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। बाद में उसका भी स्टेटमेंट जब मैंने दिया तो 3 या 4 लोगों ने सही किया था, बाकी सबने गलत कर दिया। तो यूजुअली का मतलब होता है कि आम तौर से, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली सबके लिए वो बात होगी। ठीक। सेकेंडरी लेवल के प्रिवेंशन पे हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, ये रन करते हैं, ऑपरेट करते हैं। उसके बाद था टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें क्या था, डिजीज अपने अर्ली स्टेज से आगे बढ़ चुकी है, अब वो क्या करेगी, कॉम्प्लिकेशन देगी, डिसेबिलिटी देगी, या फिर जब हम कोई डिजीज सेट होती है तो उसका 3 तरीका है टर्मिनेशन का, या तो रिकवरी हो जाए, या कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर दे जिससे डिसेबिलिटी हो जाए, या डेथ हो जाए। तो अब हमें इनको, कॉम्प्लिकेशन को या डेथ को, इसको रोकना है। इसके लिए टर्शियरी लेवल का प्रिवेंशन था। ये बहुत ज्यादा काम का नहीं है, अगर नेशनल प्रोग्राम्स की बात की जाए तो उसमें इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता, क्योंकि डिजीज ऑलरेडी सेट हो चुकी है, पेशेंट के ऊपर बर्डन आ चुका है। अब वो मेंटली कम से कम उस चीज को वो महसूस कर रहा है कि हाँ, मुझे इस बीमारी की वजह से ये चीज हो चुकी है। तो डिजीज का जो पैथोजेनेसिस फेज था, उसमें लेट पैथोजेनेसिस फेज में ये इंटरवेंशन किया जाता है। इसमें मोड ऑफ इंटरवेंशन था डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन। हमने इसको बताया था कि कैसे लिमिट करेंगे और उसको रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे, ताकि वो एक अपनी ऑप्टिमल लाइफ को एंजॉय कर सके, जी सके। इसलिए हमने ये एग्जाम्पल दे दिया था आपको, कैसे डिजीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, इनको कैसे डिफाइन करते हैं, और फिर इन्हीं डिसेबिलिटी के बाद हैंडीकैप ना होने दें, बल्कि डिसेबिलिटी में ही कोई ऐसा इंटरवेंशन कर दें कि वो अपनी जो अर्न, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए जो उसकी अर्निंग थी वो मेंटेन हो जाए, जब वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके कुछ हद तक। तो उसको हमने क्या कहा, रिहेबिलिटेशन कहा था। अब हमने डिजीज के बारे में बताया था, एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक, स्पोरेडिक। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, कोई डिजीज एक कांस्टेंट अमाउंट में, यहाँ अमाउंट का बात कर रहा हूँ, अगर ऑन एवरेज कोई चीज ले लें तो कांस्टेंट अमाउंट में वो परमानेंट वहां पे प्रेजेंट रहे, उस एरिया में, उस लोकेलिटी में, तो वो चीज हो जाती है एंडेमिक। और उसी कांस्टेंट प्रेजेंस में अचानक से एक पीक आ जाए, बहुत ज्यादा केस आ जाए एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। यही था टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को ही एपिडेमिक कहते हैं। जो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी है डिजीज की, यानी हर साल 10 से 12 केस पाए जाते हैं, 15 से 20 केस पाए जाते हैं किसी लोकेलिटी में, और अचानक से 1 से 2 महीने में ही 22-23 केस आ गए, 25 केस आ गए, तो अब क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन हो गया, इसको हमने एपिडेमिक का नाम दिया था। एपिडेमिक में फिर ये था सिंगल एक्सपोजर, कॉमन सोर्स एपिडेमिक, एक था कंटिन्यूअस और रिपीटेड एक्सपोजर। हाँ, सिंगल एक्सपोजर या कंटिन्यूअस और रिपीटेड एक्सपोजर।
सिंगल एक्सपोजर में क्या था, सिंगल एक्सपोजर में हमने बताया कि पॉइंट सोर्स एपिडेमिक किसी को कहते हैं, एक जगह से एक बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत छोटे से वक्त में उसका एक्सपोजर होता है। जैसे मैंने इसका भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बताया था कि एक रात में, सिर्फ एक रात में 45 टन मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हो गई, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, 2200 डेथ भी हो गई थी और करीब 4 से 5 लाख लोग उससे मुतासर हुए थे। ये सिंगल एक्सपोजर था। कंटिन्यूअस या रिपीटेड एक्सपोजर में हमने कुएं का एग्जांपल लिया था, कुएं से पानी निकाल रहे, कोई किसी ने उसी वक्त पी लिया, किसी ने रख दिया कल सुबह पियेंगे, कोई रास्ते में लेके निकल गया 3 दिन बाद पी रहा है। तो क्या था कि कॉमन सोर्स तो था, अब एक्सपोजर रिपीटेड और बार बार हो रहा है, किसी ने आज पी लिया, किसी ने 2 दिन बाद पी लिया, किसी ने 4 दिन बाद पी लिया। इसी तरीके से प्रोपेगेटेड में क्या था, पर्सन टू पर्सन कोई चीज फैल रही है, या वेक्टर बॉन्ड, जैसे फ्लाइज हुई, मॉस्किटोज हुई, ये वेक्टर का काम करती हैं, इनसे डिजीज, उसने आज हमें काट लिया, कल को किसी और को काट लिया, तो ऐसे वो फैला देते हैं डिजीज को। तो ये था प्रोपेगेटेड एपिडेमिक। तीसरी चीज थी, हमने जब पीरियाडिक फ्लक्चुएशन की बात की थी तो उसमें सीजनल ट्रेंड से साइक्लिक ट्रेंड, कुछ डिजीजेज होती हैं एक स्पेसिफिक सीजन में ही फैलती थी। हमने जीआईटी के देखा केसेस जो समर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन जो है रेनी सीजन में बहुत कॉमन है। हाँ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कोल्ड कफ, ये वाले विंटर में बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। तो ये सीजनल ट्रेंड हो गया। साइक्लिक ट्रेंड में क्या होता है कि कुछ पीरियड में, एक डिफाइंड पीरियड टाइम है, उसमें से कुछ दिन, लाइक हमने कहा कि मीजल्स 2 से 3 साल के बाद इसके एपिडेमिक आते ही आते हैं। इन्फ्लुएंजा के 10 से 15 साल पे ड्यू टू एंटीजेनिक शिफ्ट, तो एक एंटीजेनिक शिफ्ट होता है, एक एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है। ये जब हम मीजल्स इन्फ्लुएंजा पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे। इन्फ्लुएंजा 10 से 15 साल पे इसके फ्लक्चुएशंस होते हैं, साइक्लिकल ट्रेंड इसी को कहते हैं। लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस में हमने क्या कहा था, इसी को हमने ये कहा था कि इसमें कोई डिजीज हुई या तो ओवर कोर्स ऑफ टाइम या तो डिक्लाइन करेगी या तो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, उसके केसेस इंक्रीज होंगे। बहुत धीरे धीरे होते हैं, बहुत लंबे टाइम अरसे में होते हैं, बहुत लंबे अरसे में होते हैं, टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है। इसी का दूसरा नाम हमने क्या दिया था, सेकुलर ट्रेंड। में कोई डिजीज बढ़ भी सकती है, 10-20 सालों में कोई डिजीज कम भी हो सकती है। जैसे लाइफ स्टाइल डिजीजेस जितनी थी, अगर 1980 1970 की बात करें तो उस वक्त लाइफ स्टाइल डिजीजेस का इंसिडेंस बहुत कम था। लेकिन अब के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, इन सब का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, ये बहुत तेजी से फैल रहे हैं, किसी को भी हो जा रहा है। तो क्या हुआ कि इनका ग्राफ अब धीरे धीरे लाइफ स्टाइल डिजीजेज का अप हो रहा है। 10 से 15 साल का अगर हम गैप देखेंगे तो ये क्या हुआ कि ओवर द डिकेड्स, डिकेड्स कहते हैं दहाई को, 10 साल को, कम से कम 10 साल का हमने देखा आंकड़ा। तो अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। इसी तरीके से जो कम्युनिकेबल डिजीज थी, टीबी हो गई, मीजल्स हो गया, या स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स तो इरेडिकेट, स्मॉल पॉक्स तो इरेडिकेट ही हो गया, चिकन पॉक्स है, इनके इंसिडेंस अब कम हो रहे हैं पहले के मुकाबले। पहले ये डिजीजेस, पहले इन्फेक्शस डिजीज बहुत कॉमन थी, अब क्या है, लाइफ स्टाइल डिजीजेस का इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो ये था लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन। इसके अलावा हमने स्पोरेडिक की बात की थी, इसके मतलब होता है स्कैटर्ड थ्रू, फैले हुए ना। 2 केस कश्मीर में है, 3 केस केरल में है, इनका एक दूसरे से कनेक्शन नहीं रहता। वहां का क्लाइमेट पूरा अलग है कश्मीर का, केरल का अलग है, राजस्थान का बिल्कुल अलग है। तो इनका कोई स्पेसिफिक काज भी नहीं मिलता, ये फैले हुए होते हैं, ना इनका कोई कनेक्शन होता है एक दूसरे से। ये थे स्पोरेडिक। अब हम बात करेंगे एंडेमिक, मैंने पहले ही बता दी थी। इसमें हाइपर एंडेमिक क्या होता है कि जो उसकी अपर लेवल होती है, किसी डिजीज का मान लीजिए 15 से 20 केस हर साल पाए जाते थे, तो कंटिन्यूअस हमने 5 सालों में देखा कि 20 केस ही पाए जा रहे हैं, हर साल 20 केस। तो ये हुआ हाइपर एंडेमिक, यानी अपर लिमिट पे है। होलो एंडेमिक की बात ये की थी, हमने कहा था स्पेसिफिक ग्रुप में, और स्पेसिफिक ग्रुप में भी ज्यादातर चिल्ड्रन के लिए ये चीज यूज होती है कि कोई एक स्पेसिफिक डिजीज है जो चिल्ड्रन में कॉमन रहती है, लाइक मीजल्स था, चिकन पॉक्स था, मम्स था, ये सब चिल्ड्रन में कॉमन है। तो ये चीज कही जाएगी होलो एंडेमिक। पेंडेमिक क्या था कि कई नेशन जब इन्वॉल्व हो जाए, बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया का इन्वॉल्व हो जाए, तो वो पेंडेमिक, पेंडेमिक सबने देखा है, सबने पेंडेमिक जाना है। स्पोरेडिक केसेस के बारे में हमने बता दिया कि बिखरे हुए होते हैं। अब मैंने कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे, हिस्ट्री के पार्ट से थे ज्यादातर, लाइक साइलेंट एपिडेमिक ऑफ द सेंचुरी, अल्जाइमर्स डिजीज को कहते हैं। मॉडर्न एपिडेमिक कोरोनरी हार्ट डिजीज था। और 20वीं सेंचुरी की, 20वीं शताब्दी की सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी ओआरएस को माना जाता है। पहला एपिडेमियोलॉजिस्ट, फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन था, बोकरास, हिप्पोक्रेट्स, जिसने और क्या क्लबिंग का जिक्र भी किया था। मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी का फादर जॉन स्नो। जेम्स लिंड ने बताया कि सिट्रस फ्रूट्स के ज्यादा इस्तेमाल से स्कर्वी से बचा जा सकता है। इन्होंने ये नहीं बताया कि विटामिन सी की कमी से होता है, इन्होंने ये बताया कि सिट्रस फ्रूट का अगर हम
इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम स्कर्वी से बच सकते हैं। बाद में जब सिट्रस फ्रूट्स को देखा गया तो उसमें विटामिन सी ये पाया गया, विटामिन सी बहुत ज़्यादा होते हैं। बाद में फिर स्कर्वी का काज यही बताया गया कि ड्यू टू विटामिन सी। येलो फीवर का ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये वाल्टर रीड साहब ने बताया। और प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल रोनाल्ड रास ने। टाइफाइड कैसे फैलता है, बाई ड्रिंकिंग वाटर, विलियम बर्ड ने इस चीज को बताया था। और जॉन स्नो साहब ने 1854 में ये बताया कि कालरा कंटामिनेटेड पानी पीने से फैलता है। और उसी कालरा के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को जब रॉबर्ट कोच साहब ने 1885 में उसकी डिस्कवरी की तो उसका नाम विब्रियो कालरा रखा गया। ठीक, तो विब्रियो कालरा को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट कोच। डिजीज पहले आ गई थी, डिजीज पहले आ गई थी, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बाद में डिस्कवर हुआ, उसका बाद में ना। एक डिजीज, सिर्फ एक डिजीज ऐसी है जो अब तक मैंने पढ़ी है बुक में कि वो अपने पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के साथ ही डिस्कवर हुई थी वो डिजीज। कोई जानता है? किसी को पता है कि वो पहली डिजीज थी जो अपने पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के साथ ही वजूद में आई? डिजीज जब आई माइको उसके। जी लेप्रो लेप्रोमेटस लेप्रेसी। नहीं नहीं, आपने सबने हम लोगों ने यूनानी जब पढ़ी होगी तो उसमें तबरी के दो नाम पढ़े होंगे ना, रब्बन तबरी और अहमद बिन मोहम्मद तबरी, सबने पढ़ा। अहमद बिन मोहम्मद तबरी की एक किताब है मुआलजात बुकरातिया, उन्होंने उसमें सबसे पहले इसके जर्ब बीज जी इसके बीज इसके के बीज बीज अपने ऑर्गेनिज्म के साथ डिस्कवर हुई थी। अहमद बिन मोहम्मद तबरी की किताब है मुआलजात बुकरातिया, उसमें उन्होंने सबसे पहले उसका जिक्र किया था कि ये जर्ब के मानिंद होते हैं, जर्ब जो होते हैं इसके कीड़े जो होते हैं वो लीक्स के मानिंद होते हैं, उन्होंने इस तरीके से बताया था। बेसिकली वो डिजीज अपने पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के साथ वजूद में आई थी। तो अब इन सारी चीज़ों के बाद अगर किसी को डिजीज हो गई तो दो प्रोसेस होता है उसमें, उससे बचाने के लिए। अभी प्रिवेंटिव मेजर्स में ही चलिए तो उसमें दो टर्म आएंगे, आइसोलेशन और क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का जिक्र तो मेरे ख्याल से 2-3 सालों में हर आदमी जान गए होगा क्वारंटाइन होता है। उससे पहले तक लोग अननोन रहे होंगे, जो पढ़ते होंगे वही जानते थे। तो पहले आइसोलेशन देख लेते हैं। आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन का मतलब ये है कि किसी डिजीज को, कोई ऐसा आदमी है जिसको इन्फेक्ट हो गई है, वो डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन है, अब उससे किसी दूसरे ससेप्टिबल होस्ट तक ना फैलने दिया जाए उस डिजीज को, उस आदमी को हम आइसोलेट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। क्योंकि उसकी हर डिजीज का एक कम्युनिकेबल पीरियड होता है जिसको पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कहते हैं। हाँ, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या होती है, जिसमें कोई इन्फेक्शस एजेंट किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी ससेप्टिबल होस्ट में जब तक वो जितने टाइम ड्यूरेशन तक वो ट्रांसफर हो रहा है उसको हम कहते हैं कम्युनिकेबिलिटी पीरियड या पीरियड ऑफ कम्युनिकेबल। ठीक, ये चीज़ थी। तो इसमें क्या क्या सेपरेशन, उसको सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। कितने मुद्दत तक, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, उस इन्फेक्टेड पर्सन को दूसरे लोगों से, ताकि उस डिजीज के ट्रांसमिशन को रोका जा सके। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड है। ये बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, आइसोलेशन में जो पर्सन होगा जिसको हम सेपरेट करेंगे वो इन्फेक्टेड होगा, क्वारंटाइन में वो हेल्दी पर्सन होगा जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ चुका होगा। ये चीज क्वारंटाइन बेसिकली किया जाता है हेल्दी पर्सन के लिए, और यहाँ पे आइसोलेशन जो हम करते हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन के लिए करते हैं। किस पीरियड तक, किस मुद्दत तक, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। हर डिजीज का अपना कम्युनिकेबल पीरियड अलग होता है। जैसे अगर मैं मम्स की बात करूं तो मम्स, हर डिजीज का पहले एक प्रोड्रोमल फीचर्स भी आते हैं। प्रोड्रोमल फीचर में क्या हुआ, मम्स का हॉटनेस ऑफ वाइस हो गई या कंजेशन हो गया, ये चीज हो गई। लेकिन जैसे ही पैरोटिड ग्लैंड स्वेल करना शुरू होते हैं इसकी कम्युनिकेबिलिटी खत्म हो जाती है मम्स की। इसी तरीके से चिकन पॉक्स था, 4 days बिफोर टू 4 days ऑनसेट ऑफ रैश, इतने दिन तक उसकी पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, जब तक ये क्या होगा कि ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, तो उसको हमने कहा पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। ये क्या हुआ, अब देखिए इससे नीचे ये बोले, इट अप्लाइज टू पर्सन हु आर नोन टू बी इल विद ए कंटेजियस डिजीज। कंटेजियस का मतलब क्या हुआ, इन्फेक्शस डिजीज से वो इल है, उसको इन्फेक्शन डिजीज हो चुकी है। इन लोगों को हमें सेपरेट करना है बाकी के लोगों से। ये था आइसोलेशन। आइसोलेशन के ही उसमें पार्क में एक चीज ये दी गई थी, रिंग इम्यूनाइजेशन। रिंग इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक फैमिली है उसमें 8-10 लोग हैं, मान लीजिए 10 लोग थे, उसमें 3 लोग इन्फेक्ट हो गए किसी डिजीज से। हाँ, 3 people इन्फेक्टेड, बाकी को हमने क्या किया, अब हम इनका तो ट्रीटमेंट करेंगे जो इन्फेक्टेड है, दूसरों को ना हो इसके लिए क्या करते हैं, जो 7 लोग बचे इनको इम्यूनाइज कर देते हैं हम। उस डिजीज से बचने के लिए इन 7 लोगों को हमने इम्यूनाइज कर दिया। तो अब
क्या हुआ, ये एक बैरियर बना ले गए, तो इसको क्या हुआ कि अपने ही तक इन्होंने रख लिया और आगे इसको फैलने नहीं दिया, बल्कि ये खुद इम्यूनाइज थे तो वो डिजीज इनको भी नहीं हो पाई। इसको कहा जाता है रिंग इम्यूनाइजेशन। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपुल थे, उसमें 2-4 लोगों को डिजीज हुई, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट होगा, अब बाकी के जो बचे हुए लोग थे उनको हमने इम्यूनाइज कर दिया, उनको हमने इम्यूनाइज कर दिया। तो क्या हुआ, इसको हमने रिंग इम्यूनाइजेशन का नाम दिया, तो वो डिजीज अब फैल नहीं पाई। आपने याद होगा तो मैंने एक चीज और बताई थी शुरू में ही जब पहला लेक्चर था, हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। हाँ, हर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि वहाँ किसी लोकेलिटी में 10 ही लोगों को ले लीजिए, इसमें इन्फेक्टेड नहीं रहेगा कोई, बल्कि हम क्या करेंगे, 4 से 5 लोगों को इम्यूनाइज कर देंगे, 4 से 5 लोगों को छोड़ देंगे। तो वो उस इम्यूनाइज्ड पर्सन के साथ रहते रहते ये लोग भी इम्यूनाइज हो जाते हैं, इसको कहा गया हर्ड इम्यूनिटी। और रिंग इम्यूनाइजेशन में क्या हुआ, इन्फेक्टेड पर्सन है, कुछ इन्फेक्टेड पर्सन है, बाकी के जो नॉन इन्फेक्टेड थे उनको हमने इम्यूनाइज किया। ये बेसिक डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, रिंग इम्यूनाइजेशन और हर्ड इम्यूनिटी के बीच में। अगर हम ब्रॉडर कंसेप्ट में देखो तो रिंग इम्यूनाइजेशन जो है वो इसी हर्ड इम्यूनिटी के कंपोनेंट में ही आ जाता है। बेसिक डिफरेंस यही था कि रिंग इम्यूनाइजेशन में इन्फेक्टेड पर्सन भी रहेंगे और हर्ड इम्यूनिटी में इन्फेक्टेड पर्सन नहीं रहेंगे। दोनों में कुछ ही लोगों को इम्यूनाइज किया जाता है, सबको नहीं किया जाता। अब दूसरा टर्म मैंने बात की थी क्वारंटाइन की। क्वारंटाइन का सबसे पहली चीज ये है कि क्वारंटाइन हेल्दी पर्सन को किया जाता है। इसको इसमें किन लोगों को सेपरेट करेंगे, हेल्दी पर्सन को। क्वारंटाइन के माने होते हैं 40 डेज। इसके जो मीनिंग्स दिए गए, जहाँ से ये वर्ड उठाया गया था, इसके मीनिंग होते हैं क्वारंटाइन के 40 डेज। क्यों होते हैं पता नहीं, 40 डेज इसके माने होते हैं। क्वारंटाइन में क्या हुआ, हेल्दी पर्सन की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ताकि वो और दूसरे लोगों में ना जाए, क्योंकि भाई ये एक्सपोज्ड है, ये किसी डिजीज पर्सन से एक्सपोज्ड है, लेकिन अभी इनके अंदर वो डिजीज हो नहीं पाई है। अब हमें शुबा है कि या तो उसको डिजीज हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो अब हो सकती है नहीं हो सकती है, इसको देखने के लिए हम उसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं बाकी के लोगों से। अगर डिजीज मान लीजिए वो हो गई, इसके अंदर डेवलप हो गई, तो ये जितने लोगों के बीच में घूमेगा वो लोग भी तो अब उसके इफेक्ट में आ जाएंगे। ये बात थी। बेसिक डिफरेंस क्या था, आइसोलेशन में डिजीज पर्सन को हम सेपरेट करते हैं, क्वारंटाइन में हेल्दी पर्सन को सेपरेट करते हैं जो किसी डिजीज पर्सन के कांटेक्ट में आ चुका है या उसका एक्सपोजर हो चुका है। यहाँ भी वही बात आई थी पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की, जो उस डिजीज की पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी थी, उसके दौरान अगर वो किसी के एक्सपोजर में आ गया, उस डिजीज के या इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गया, तो अब हमें उसको सेपरेट करना है बाकी के लोगों से। भले उसके अंदर साइन सिम्टम्स नहीं है, बाद में हो सकता है डेवलप हो जाए। भाई हर डिजीज का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद ही तो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। तो एटलीस्ट उस डिजीज के इंक्यूबेशन पीरियड तक हम उस पर्सन को क्वारंटाइन रखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वारंटाइन वाज अप्लाइड फॉर फर्स्ट। यहाँ पे एक चीज भूल गया मैं, ये था कि फर्स्ट यानी क्वारंटाइन सबसे पहले किस डिजीज के लिए अप्लाई हुई? प्लेग, जी, प्लेग, प्लेग के लिए। प्लेग के लिए। और यहाँ पे एक चीज ये देखिए, सबसे छोटा है येलो फीवर। येलो फीवर का क्वारंटाइन पीरियड कितना है? 120 डेज। सिर्फ 6 डेज, सिर्फ 6 डेज, सिर्फ 6 दिन है। येलो फीवर का क्वारंटाइन पीरियड सिर्फ 6 दिन है। सबसे पहले क्वारंटाइन अप्लाइड हुआ था प्लेग के लिए। क्वारंटाइन और उसमें जो बेसिक डिफरेंस था आप उसको देख लेते हैं। आइसोलेशन के लिए, आइसोलेशन में हम किसको सेपरेट करते हैं, केसेस को जो डिजीज है, जिनके अंदर डिजीज हो चुकी है। क्वारंटाइन में हेल्दी कंटेक्ट को करते हैं, जो उन डिजीज पर्सन के कंटेक्ट में आ चुके हैं, हेल्दी पर्सन, उसको हम सेपरेट करते हैं क्वारंटाइन में। इसके लिए किया जाता है ताकि अगर हम हेल्दी पर्सन को जब हम सेपरेट करेंगे, इसलिए करते हैं जो उसके आसपास दूसरे लोग हैं उनका एक्सपोजर इससे ना होने पाए। शायद बाद में हो सकता है इसके अंदर डिजीज डेवलप हो जाए, क्योंकि एक्सपोज तो हो चुका है ये, तो दूसरे लोगों के लिए किया जाता है क्वारंटाइन बेसिकली। और जो आइसोलेशन होता है वो डिजीज पर्सन के लिए ही किया जाता है, वो डिजीज पर्सन के लिए ही आइसोलेट किया जाता है, उसी की हेल्प करने के लिए करते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात हमने पहले भी पढ़ी थी। अब यहाँ पे देखिए क्वारंटाइन में क्या हुआ, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो रहा है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो रहा है, उसको सिर्फ बचाया जा रहा है दूसरे लोगों को ताकि वो डिजीज ना हो सके। तो ये था स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। इसमें क्या करते हैं, आइसोलेट पेशेंट के केस है ये, इसको डिजीज हो चुकी है तो हम ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट मोड ऑफ इंटरवेंशन किसमें था, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का था।
तो इसमें जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा आइसोलेशन में वो सेकेंडरी होगा, क्वारंटाइन में प्राइमरी होगा। ड्यूरेशन क्या होता है, क्वारंटाइन में मैंने बताया था कि इंक्यूबेशन पीरियड तक ही बेसिकली करते हैं, तो जो उस डिजीज का मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड होगा वहां तक हम उन लोगों को सेपरेट रखेंगे दूसरे लोगों से। हो सकता है अब इंक्यूबेशन पीरियड में ही साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, अगर नहीं आए तो वेल एंड गुड है, आ गए तो अब हम इनको क्या करेंगे, अब ये डिजीज हो गए, अब हम इनको आइसोलेट करेंगे, इनका ट्रीटमेंट करेंगे। अदरवाइज हम वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रखते हैं क्वारंटाइन में। इनमें क्या करते हैं आइसोलेशन में, जब तक कि उसकी रिकवरी ना हो जाए या वो डेथ ना हो जाए, जो फाइनल आउटकम ना आ जाए डिजीज का, तब तक हम इनको आइसोलेट करते हैं, या पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी तक उस डिजीज की, तब तक हम आइसोलेट रखते हैं इनको, डिजीज पर्सन को। ये था बेसिक कंसेप्ट था क्वारंटाइन और आइसोलेशन का। तो बेसिकली दो ही चीजें सबसे ज्यादा जानने की थी कि क्वारंटाइन किसे करते हैं और आइसोलेट किसे करते हैं, ये चीज थी पहली। दूसरी, इसमें कौन से लेवल का प्रिवेंशन हम लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें क्वारंटाइन के लिए ये पूछा जाता है कि इनको कब तक हम सेपरेट रखते हैं, तो टिल मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड। हमने ये चीज बताई, क्वारंटाइन के जो मीनिंग होती है, लिटरल मीनिंग वो होती है 40 डेज की। सबसे पहले क्वारंटाइन अप्लाई हुआ किस डिजीज के लिए, प्लेग के लिए, और येलो फीवर का जो क्वारंटाइन पीरियड सबसे छोटा क्वारंटाइन पीरियड है 6 दिनों का होता है। ठीक, ये तो हो गई क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन। इसके बाद दूसरी चीज थी सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग। सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत तो लोग जानते होंगे, सर्विलांस क्या होता है, मॉनिटरिंग क्या होती है। सर्विलांस के बारे में देखते हैं। सर्विलांस क्या होता है, किसी भी लोकेलिटी में, जोग्राफिकल एरिया में लगातार कोई कंटिन्यूअस कोई मीजर लिया जा रहा है, सिस्टमेटिकली ही लिया जाएगा, इसलिए डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है और फिर उनकी एनालिसिस की जा रही है, यानी ऑनगोइंग सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ये ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ये ऑनगोइंग, ये सर्विलांस जो है ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। इसमें क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि क्या कोई नया हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अब सर्विलांस, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो हेल्थ की बात करेंगे, हर चीज। डिजास्टर मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, वो डिजास्टर की, वो क्लाइमेटिक चेंज देखते हैं कि उसके नतीजे में कुछ तो नहीं होने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो क्या कर रहे हैं, सर्विलांस ही तो हो रहा है, कैसे हो रहा है वो बताते हैं। वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, फिर बताते हैं कि हाँ कुछ 10 सालों में 20 सालों में ये चेंजेस आए, आगे आने वाले दिनों में ये हो सकता है। तो अब इन्होंने बताया कि आगे आने वाले दिनों में ये हो सकता है, कैसे डेटा को कलेक्ट किया, एनालिसिस इन्होंने ली। तो अब ये हो सकता है, उसके लिए अब क्या करेंगे, अब एक्शन लिया जाएगा। दूसरी चीज इसमें क्या, इसका कंपोनेंट क्या था, अब एक्शन लिया जाएगा, ताकि, क्योंकि हम डिजीज से बात कर रहे हैं, तो उस डिजीज के प्रिवेंट होने से या कंट्रोल करने से एक्शन लिया जाएगा। लाइक जैसे मैं बात करूं, हम किसी एरिया की बात कर रहे हैं, हैदराबाद की बात कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश की। वहां पे ये पाया गया कि वहां के पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, फ्लोराइड बहुत ज्यादा है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लोग देखते रहते हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग हैं जो सर्विलांस में लगे हुए होते हैं। इन्होंने 10 साल 20 साल में ये पाया कि वहाँ के जो अंडरग्राउंड वाटर उसमें भी फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, जो फ्रेश वाटर है, जो लेक हैं, जो रिवर्स हैं, उसमें भी फ्लोराइड ज्यादा पाए जा रहे हैं। इवन नाले और पॉन्ड्स में भी फ्लोराइड के कंटेंट बहुत ज्यादा है। इन्होंने क्या किया, उस एनालिसिस के बाद अब क्या था, एक्शन लेना था। तो इन्होंने दूसरा प्रोग्राम क्या चलवाया, डीफ्लोराइडेशन का। नालगोंडा टेक्निक सबने पढ़ी होगी, बाद में उसका भी जिक्र आएगा। डीफ्लोराइडेशन की बात इन्होंने की कि अब ये एक्शन लिया जाए कि पानी को डीफ्लोराइड किया जाए, फ्लोराइड के लेवल को पानी से कम किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए। तो अलग अलग टेक्निक थी, उसमें नालगोंडा टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक थी और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुई थी। तो उससे उन्होंने क्या किया, डीफ्लोराइडेशन किया। उस डिजीज को, फ्लोरोसिस, डेंटल फ्लोरोसिस बड़ी कॉमन हो गई थी, तो उस डेंटल फ्लोरोसिस को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो एक्शन लिया गया डीफ्लोराइडेशन का। ये क्या था, ये दोनों कंपोनेंट किसमें थे, सर्विलांस में थे। अब अगर मैं बात करूं मॉनिटरिंग की, इनकी मॉनिटरिंग में क्या किया जाए, जब एक्शन शुरू हो गया, एक्शन शुरू हो गया मतलब कोई मीजर, कोई प्रिवेंटिव मीजर या कंट्रोल मीजर शुरू कर दिया गया, तो अब हम उस मीजर का, उस एक्शन का क्या आउटकम आता है, उस चीज को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग। और जब उसका फाइनल आउटकम आ जाएगा तो मॉनिटरिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन मॉनिटरिंग खत्म भले हो जाए, सर्विलांस चलता रहेगा, फिर कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सर्विलांस कंटिन्यू रहता है, और मॉनिटरिंग जब फाइनल आउटकम आ जाएगा, मॉनिटरिंग खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी।
ये चीज थी। सर्विलांस में दो बातें थी, एक तो कंटिन्यूअस डेटा का कलेक्शन होता है, उनकी एनालिसिस होती है, और उसका अगर कोई ऐसा लगता है कि आगे चल के कोई हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है तो उसमें एक्शन का इनबिल्ट कंपोनेंट है, वो फौरन एक्शन लेते हैं कि हाँ फला चीज से फला तरीके से इससे बचा जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। अब इसमें तीन तरीके के सर्विलांस का जिक्र आता है। एक आता है पैसिव सर्विलांस, दूसरा एक्टिव सर्विलांस, और तीसरी चीज है सेंटिनल सर्विलांस। पैसिव सर्विलांस में क्या होता है, पैसिव की बात हमने बताई थी, हमने इम्यूनिटी में बात की थी। पैसिव में क्या था कि हमारी बॉडी, पैसिव इम्यूनिटी में क्या था, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज खुद से तैयार नहीं करती, बल्कि बाहर से हम सप्लीमेंट करते हैं एंटीबॉडीज का, चाहे इम्यूनोग्लोबुलिन दें, एंटी सीरम दें, जिस तरीके से भी दें, बाहर से हम सप्लीमेंट कर रहे थे। ये चीज हो जाती है पैसिव, कि हमारी बॉडी खुद से तैयार नहीं है। यहाँ पे पैसिव सर्विलांस का मतलब क्या है कि सर्विलांस में क्या किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, यहाँ डेटा खुद चल के आपके पास आएगा। पैसिव सर्विलांस में डेटा जो है ना खुद सेंसर पे आएगा चल के। कैसे आता है, मान लीजिए किसी को बुखार है, खांसी आ रही है, 10-20 दिन से आ रही है, 15-20 दिन से आ रही है, 1 महीने से आ रही है, वो आएगा क्लिनिक पे ही तो आएगा, चाहे पीएचसी पे आए, पीएचसी पे आए, प्राइवेट क्लिनिक पे आए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन पे जाए, कहीं तो जाएगा दवा लेने। अब यहाँ पे जब उन्होंने क्या किया, अब जाहिर सी बात है साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो अब उसकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी। तो हमने पाया कि ये तो टीबी का केस है, हमने एक्सरे लिया, एएसबी करवाया, इसकी हिस्ट्री ली, तो हमने पाया कि ये टीबी का केस है। अब क्या था, डेटा खुद हमारे पास चल के आया था, हमने फिर क्या किया, अब इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। ट्रीटमेंट कैसे होता है, डॉट से एटीटी। तो कहने का मतलब ये था कि पैसिव सर्विलांस में डाटा खुद चल के खुद ब खुद आता रहेगा, लोग आते रहेंगे आपके पास, आप उनमें निकालते रहेंगे, और किसी में कुछ नया मिल गया तो आप रिपोर्ट करेंगे कि हाँ ये एक नई चीज मिली है, 25-30 सालों में हमने नहीं पाई थी, ये एक नई चीज मिल रही है, तो अब इनको और एक्सटेंसिव तरीके से देखा जाए। एक्टिव सर्विलांस में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ कुआं खुद प्यासे के पास चल के जाता है। मतलब क्या हुआ कि लोग जो हेल्थ वर्कर हैं वो खुद जाते हैं, डोर टू डोर कंपेन करते हैं, पूछते हैं कि हाँ भाई किसी को फीवर तो नहीं आया था 10-5 दिनों में, या कोई और हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। लाइक मैंने एक जिक्र किया था पिछले इसमें, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें एक कंपोनेंट है मलेरिया का। मलेरिया में क्या होता है, एवरी फोर्टनाइटली, हर 14 दिन पे जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो रूरल एरिया में खासतौर से, वो डोर टू डोर कंपेन करते हैं, वहाँ पूछते हैं कि हाँ कोई फीवर का केस तो नहीं है इस फैमिली में, अगर फीवर का केस है तो उससे ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसकी स्लाइड तैयार करते हैं, चेक करते हैं कि इसमें मलेरिया का, चारों मलेरिया के 4 तरीके होते हैं, तो कोई सा भी है कि नहीं है। अब अगर मिल गया तो वो एक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, नहीं भी मिलता है तब भी प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट फीवर का, और दूसरे उसका जो उसमें और जो सिम्टम्स आएंगे उनका प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट तो दे के ही आते हैं, और स्लाइड लेके आते हैं अपने यहाँ, फिर चेक करते हैं, ये देखते हैं कि इसमें ये मलेरिया है या नहीं है। इसी तरीके से पहले होता था, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब नहीं हो रहा है। लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम में, नेशनल लेप्रोसी, मैंने बताया लेप्रोसी 2005 में एलिमिनेट हो चुकी है, हाँ, लेकिन सर्विलांस तो अभी हो रहा है, तो अभी भी उसको डेटा को पढ़ा जा रहा है, अब एक्टिवली नहीं किया जा रहा है, पहले एक्टिवली किया जाता था, इसमें भी यही कंपोनेंट से खुद जाके पूछा जाता था, देखा जाता था, और पाया गया तो उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। ये था एक्टिव सर्विलांस। यहाँ था हेल्थ वर्कर खुद घर घर जाके चेक कर रहा है। पैसिव सर्विलांस में क्या, मरीज खुद आपके पास आ रहा था। सेंटिनल सर्विलांस, ये सर्विलांस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेंटिनल सर्विलांस जो होता है, इसमें क्या हुआ कि इन्हीं सर्विलांस में, मान लीजिए हमने कोई मीजर लिया था, जैसे मैं बात करूं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की, ये मेरे ख्याल से 1977 में स्टार्ट हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ये चल रहा था, लोगों को स्क्रीन करके या डायग्नोज करके उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। ये फिर ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसका आउटकम भी तो हमें देखना है कि हाँ हमने ट्रीटमेंट दिया तो उसका रिजल्ट क्या आया। तो लोग क्या कर रहे भाई, अगर किसी को एड्स हो गया, HIV का, वो तो वो एक तो वैसे ही वो अपने आप को खुद ही आइसोलेट कर लेता है, बहुत ज़्यादा उसकी सोशल एक्टिविटी नहीं रहती, वो अपने आप को पहले से ही बीमार मान लेता है। तो अब उसने रिपोर्टिंग करना छोड़ दी, उससे कहा गया था कि तुम हर महीने आना, लेकिन उसने रिपोर्टिंग करना छोड़ दी। अब वो क्या करेगा कि वो अगर उसे उसी दौरान कोई डिजीज और डेवलप हो रही है या उसके सिम्टम वर्स हो रहे हैं, तो वो कुछ स्पेसिफिक जगहों पे जाएगा, उसे लगेगा कि हाँ ये सिक्योर है, यहाँ से मेरे बारे में कोई नहीं जानेगा। वो चीज़ क्या है,
लाइक अगर फीमेल है, फीमेल एएनसी क्लिनिक से गायनिकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाती ही जाती हैं, हाँ, किसी न किसी बहाने जाएंगी ही जाएंगी। तो ये चीज हो गई सेंटिनल साइट, ये हो गई सेंटिनल साइट। इसी तरीके से एसटीडी क्लिनिक होता है, मान लीजिए मेल है, वो यहाँ पहुंच गया, यहाँ उसने पाया कि अरे इसको तो एचआईवी था, हिस्ट्री ली गई, देखा गया। अब ये सेंटिनल साइट हो जाएंगे, सेंटिनल क्लिनिक कहे जाएंगे। सेंटिनल सर्विलांस में ऐसे होता है। इसका काम क्या होता है, ये रिपोर्ट करते हैं मिसिंग केसेस को, क्योंकि इसने अब रिपोर्टिंग करना छोड़ दी थी। जो जिस पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा था उसने रिपोर्ट करना छोड़ दिया था, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे फिर से पता चल गया कि अच्छा ये वही केस था, इसको फौरन रिपोर्ट किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, सेंटिनल सर्विलांस रिपोर्ट करता है मिसिंग केसेस, और जो ऑनगोइंग ट्रीटमेंट चल रहा था उस डिजीज के ट्रेंड को पता चलता है। अगर मान लीजिए इन सेंटिनल सर्विलांस पे कोई भी 2 साल 4 साल में कोई भी मरीज इस तरीके का नहीं आया एचआईवी का, या एनसी क्लिनिक पे नहीं पहुंचा, तो हम कहेंगे कि जो हमने मेजर लिया था, जो कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था, वो बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन अगर 2 4 आ गए तो एक तो मिसिंग केस मिल गए, मिसिंग केस मिल गए, दूसरे जो हमारा प्रोग्राम था वो उतना इफेक्टिव नहीं है, कुछ नए सिरे से उसमें सोचना पड़ेगा। ये चीज थी सेंटिनल सर्विलांस की। पैसिव सर्विलांस की बात हम कर रहे थे थोड़ा सा, इसमें जो हमारे नेशनल लेवल पे जो कंट्रोल प्रोग्राम, गवर्नमेंट जो कंट्रोल प्रोग्राम चला रही है, ज्यादातर वो इसी लेवल पे चलते हैं, पैसिव सर्विलांस में। पैसिव सर्विलांस पे ही वो काम करते हैं। एक्टिव सर्विलांस में 2 4 ही हैं, जैसे लेप्रोसी का मैंने नाम लिया था और मलेरिया का लिया था। इसी तरीके से 1 2 और होंगे, याद नहीं आ रहा। ये तो बड़े कॉमन है, ये एक्टिव सर्विलांस है, यहाँ लोग जाए, वरना ज्यादातर जो हमारे कंट्रोल प्रोग्राम है वो इसी के अंडर में आते हैं, पैसिव सर्विलांस में। पैसिव सर्विलांस में क्या था, डाटा खुद आपके पास चल के आ रहा है। एक्टिव सर्विलांस में हम डोर टू डोर जाके कैंपेन चला के पता कर रहे हैं कि हाँ इनको ये बीमारी है कि नहीं है, तो जो भी तरीका हो उनकी स्क्रीनिंग का वो हम करते थे। सेंटिनल सर्विलांस में मिसिंग केसेस को ढूंढा जाता है, इसलिए स्पेसिफिक साइट्स होते हैं जिनको हमने सेंटिनल साइट या सेंटिनल क्लिनिक का नाम दिया था। ये बताते हैं कि हाँ 2 4 केस मिस हो गए थे जो हमारे यहाँ आए। और दूसरी चीज ये थी कि अगर केस आए हैं 2 4 सालों में, तो वो हमारा जो प्रिवेंटिव मेजर था, जो कंट्रोल प्रोग्राम था, उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, ये उस चीज को भी दिखाते हैं। तो अब नए सिरे से उसके बारे में, कंट्रोल के बारे में फिर से उसको इवेलुएट किया जाएगा, नया मेजर स्टार्ट किया जाएगा। तो ये था सेंटिनल सर्विलांस। दूसरी चीज क्या थी, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के बारे में मैंने क्या बताया था, जब सर्विलांस ने बता दिया कि हाँ कोई डिजास्टर होने वाला है, कोई किसी डिजीज का आउटब्रेक होने वाला है, कोई नई डिजीज आने वाली है, तो अब जब हमने जो एक्शन ले लिया, जो एक्शन ले लिया उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो अब वो जो एक्शन शुरू हुआ उसी को हम कहते हैं मॉनिटरिंग। जो रूटीन मेजरमेंट हमने ले लिया था, अब हम उसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, वो कैसे चल रहा है, उनको एनालाइज करेंगे, हाँ ये सही चल रहा है, नहीं सही चल रहा है। ये चीज हो गई थी मॉनिटरिंग। इसको क्या करते हैं हम, मॉनिटरिंग के जरिए चेक करते हैं कि पॉपुलेशन में, जिन पॉपुलेशन में वो डिजीज होनी थी, हाँ, उनमें जो हमने मेजर, कंट्रोल मेजर लिए थे, जो प्रोग्राम चलाए थे, उनके जरिए उनका हेल्थ स्टेटस सही हो रहा है या और डिटोरिएट हो रहा है, खराब हो रहा है। तो इस चीज को हम चेक करते हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन चेक होती है, कैसे मैं बताया था, जो इकोलॉजिकल लोग, इकोलॉजी से जो रिलेटेड लोग होते हैं, इसी में वो हेल्थ के बारे में वो भी बताते हैं इन्वायरमेंट की स्टडी करके। तो ये चीज जब उन्होंने बता दिया कि हाँ इन्वायरमेंटल कंडीशन खराब होने वाली है, और जो हमारे हेल्थ के लोग थे डिपार्टमेंट, उन्होंने बताया कि हाँ इस इन्वायरमेंट की खराबी की वजह से ये डिजीज होने वाली है, तो हमने जो अब प्रोग्राम चलाया, जो मेजर लिए, प्रिवेंटिव मेजर कंट्रोल के लिए, अब यहाँ से जो चीज हम करेंगे वो मॉनिटरिंग में आ जाती है। सर्विलांस में ये तो सर्विलांस कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा, उसने बता दिया और एक्शन के बारे में बता दी, ये एक्शन लेना है, एक्शन शुरू हुआ, हम उस एक्शन का आउटकम देखेंगे, वो चीज हो जाएगी मॉनिटरिंग। एक बार उसका आउटकम आ गया, उस कंट्रोल प्रोग्राम का, कंट्रोल मेजर का, प्रिवेंटिव मेजर का कोई आउटकम आ गया, डिजीज चाहे एलिमिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, या क्योर हो जाए पूरी तरीके से, तो वो स्टाफ, वो मॉनिटरिंग का प्रोसेस जो था वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सर्विलांस जो होता है, वो डिजीज भले खत्म हो गई है, लेकिन इनका काम क्या है, देखते रहना है। कोई अब हो सकता है कि अगले 10 20 सालों में कोई नई डिजीज और इवाल्व हो जाए, तो ये सर्विलांस कंटिन्यूअस चलता रहेगा, चाहे भले ही वो पुरानी डिजीज खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे। ये सर्विलांस वाले थे। मॉनिटरिंग वाले क्या है, डिजीज जैसे इरेडिकेट हो गई, एलिमिनेट हो गई, क्योर हो गई, इन्होंने अपना काम खत्म कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया। तो क्या था कि एक सिंगल टाइम की एक्टिविटी थी, इन्होंने कुछ हफ्ते तक, जो एक टाइम पीरियड था उसमें जो इन्होंने अपने मेजर्स लिए थे कंट्रोल के, देखे, डिजीज का आउटकम आ गया, इन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन सर्विलांस का कंटिन्यूअस ये चलता रहेगा, ये लाइफ लॉन्ग है।
लोग भले रिटायर होंगे, नए लोग आएंगे, लेकिन सर्विलांस का प्रोसेस वो चलता रहेगा। तो इसमें क्या हुआ कि ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन मॉनिटरिंग जो है इसी के अंदर में आती है, सर्विलांस का ही एक कंसेप्ट है। सर्विलांस बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। हमने एक चीज बताई थी, नो इनबिल्ट एक्शन कंपोनेंट। इनको एक्शन के बारे में पहले से बता दिया जाता है, इनको उसी को फॉलो करना होता है, मॉनिटरिंग में वही फॉलो होती है। लेकिन सर्विलांस वाले क्या आते हैं, वो एक्शन को बताते हैं कि कौन सा एक्शन लेना है, हमें कौन सा एक्शन लेना है। तो ब्रॉड कंसेप्ट में अगर हम देखेंगे तो सर्विलांस था, उसी का स्मॉलर कंसेप्ट, छोटा कंसेप्ट था मॉनिटरिंग की। सिंगल एक्टिविटी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होगी, लीनियर एक्टिविटी है वो मॉनिटरिंग है, और कंटिन्यूअस साइकिल जो चलती रहेगी वो सर्विलांस में चलती रहेगी। सर्विलांस के 3 टाइप थी, पैसिव जिसमें डेटा खुद आपके पास चल के आ रहा है, रिपोर्ट कर रहा है। एक्टिव उसमें हेल्थ वर्कर्स खुद डोर टू डोर जाके देख रहे हैं। सेंटिनल में क्या था, मिसिंग केसेस को हमें देखना था। मिसिंग केसेस जो हमने कंट्रोल मेजर चलाए थे उसमें कुछ लोग थे जो जो उन्होंने बाद में आके रिपोर्ट नहीं किया, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक साइट थी जहाँ पे वो दिख गए या पाए गए, वो आए थे ट्रीटमेंट के लिए, तो वो सेंटिनल साइट्स हो गए, और वहां से हमको क्या मिला, मिसिंग केस मिल गए। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो सेंटिनल सर्विलांस के भरोसे ही चल रहा है। ये तो चीज हो गई थी मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस की। उससे पहले हमने जो चीज पढ़ी थी आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन की। तो इनमें किसी को कुछ पूछना है? चलिए। डॉक्टर, जी अगर एक बात बोलने की जरूरत है, जी 2 चीजें। एक आपने बताया क्वारंटीन, जी तो वो जो 40 दिन का मतलब है, क्वारंटीन की डेफिनेशन ऑफ वर्ड का ओरिजिन है क्वारंटीनो, उसका मतलब भी 40 डेज होता है, इसलिए इसमें जो टाइम स्पेंड है 40 दिन रखा जाता है। दूसरी चीज जो आपने नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बताया, उसका यार आप बता भी रहे थे कि कंफ्यूजन है, वो 1987। ठीक है, मैंने पहले कहा था मुझे याद नहीं आ रहा है। जी ठीक जी है जी। जी, इसमें बच्चों को याद हो जाए, इसमें 87 नहीं बताया। नहीं, अभी बेसिकली क्या है, जितने भी कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं वो उनका पूरा अलग चैप्टर है, फिर से हम जी जी सबसे अलग अलग पढ़ेंगे अभी। खैर अच्छी बात है, जी, 1987 में कंटिन्यू कंटिन्यू। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आया था। उसके बाद हमने मॉनिटरिंग और सर्विलांस का डिफरेंस देख लिया कैसे होता है। अब ये 3 चीज देखिए, रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन, पूरी एपिडेमियोलॉजी, या हम कहें कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स जितने भी चलते हैं, ये प्रिवेंटिव जो हमारी मेडिसिन है, इनमें इनका बड़ा रोल है। ये कंटिन्यूअसली आते ही रहेंगे। कभी इंसिडेंस रेट आया, कभी अटैक रेट आया, कभी सेकेंडरी अटैक रेट आया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आया, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेशियो आया। तो क्या इन्हीं तीनों के कंपोनेंट में आते हैं। ये बायोस्टेटिक्स का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे जानना इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है प्रिवेलेंस क्या है, ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि व्हाट इज प्रिवेलेंस, और यही 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे नीचे। तो ये चीजें जाननी जरूरी है। मिसलेनियस वाला मैंने बताया था, थोड़ा सा मिसलेनियस के बारे में बात करेंगे। तो मिसलेनियस में हमने इसी को उठाया, रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन को। इनके बारे में बहुत डिटेल ना जान के बस इनकी डिफिनेशन देख लेते हैं, ये होता क्या है। सबसे पहले रेट देखेंगे, रेट क्या हुआ। रेट में 2 चीजें, हर चीज कोई भी चीज होती है तो हम क्या करते हैं, 2 चीज देखते हैं। एक चीज देखते हैं हम न्यूमरेटर, दूसरी हो गई डिनोमिनेटर। अब मान लीजिए न्यूमरेटर को हमने ए रख लिया माना कि, और डिनोमिनेटर को हमने बी मान लिया। रेट में क्या होता है, न्यूमरेटर यानी ए जो होगा ये इसी से डिराइव होगा, यानी न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। रेट में जो होगा ए क्या होगा, ए इज ए पार्ट ऑफ बी, न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। और मल्टीप्लायर क्या होगा इसका, मल्टीप्लायर क्या होगा, 1000, 10,000, 1,00,000 एंड सो ऑन, जितने भी रख लीजिए। मल्टीप्लायर जब भी शुरू होगा 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, उससे आगे ही जा चला जाएगा। क्या चीज की रेट में 2 चीजें आ गई। नंबर 1 क्या था, न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे हम अगर इंसिडेंस रेट की बात करें, इंसिडेंस रेट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ न्यू केसेस, नंबर ऑफ न्यू केसेस अपॉन टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये था। तो न्यू केसेस कहाँ से आ गए, टोटल पॉपुलेशन से आए। तो न्यूमरेटर जो था यहीं से तो आया, तो न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ये रेट की डिफिनेशन है। मल्टीप्लायर क्या होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा या 1,00,000 होगा, ये सिंपल था। दूसरी चीज थी रेशियो। रेशियो में बात कर, हमने ए और बी इन दोनों को माना था, ए न्यूमरेटर को, बी डिनोमिनेटर।
रेशियो एकदम जुदा है। हाँ, इसमें ए जो होगा वो बी का पार्ट नहीं होगा, बल्कि दोनों एकदम अलग होंगे, यानी न्यूमरेटर विल नॉट बी ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। रेशियो में यही चीज देखें, न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता। कैसे? जैसे सेंसस होता है, उसमें सबसे चीज क्या होती है, हर बार हम देते ना इंडिया में सेक्स रेशियो, कितने मेल कितने फीमेल, तो सेक्स रेशियो में क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स अपन नंबर ऑफ मेल्स, यही तो हम देखते हैं। तो क्या हुआ, फीमेल अलग है मेल अलग है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये चीज हो गई थी रेशियो। रेशियो में क्या था, न्यूमरेटर अलग होगा डिनोमिनेटर अलग होगा, दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होगा। अब तीसरी चीज है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है रेट और प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन में भी जो होता है न्यूमरेटर जो होता है ये डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। फर्क क्या हुआ, न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, लेकिन जो मल्टीप्लायर था वो 100 होगा। वो क्या होगा, प्रोपोर्शन में न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर का पार्ट तो होगा, यहाँ मल्टीप्लायर जो होगा वो 100 होगा। मल्टीप्लायर क्या होगा, 100 होगा। तो जब भी मल्टीप्लायर 100 होगा, तो जब हम प्रोपोर्शन को बताते हैं तो हमेशा परसेंटेज में हम डिनोट करते हैं उस चीज को। याद रखिएगा, प्रोपोर्शन हमेशा जो होता है उसको जब हम बताएंगे तो परसेंटेज में डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लायर 100 का है। न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर का पार्ट होगा। रेट में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है, यहाँ मल्टीप्लायर 1000 10,000 1,00,000 एंड सो ऑन जो भी है। रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कनेक्शन नहीं होता, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। प्रोपोर्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कनेक्शन होता है, डिनोमिनेटर से ही न्यूमरेटर निकलता है, लेकिन जो मल्टीप्लायर हुआ वो 100 होता है, तो इसलिए इसको हम परसेंटेज में बताते हैं।